नमस्कार मित्रों, राजनीति विज्ञान इन पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम लेकर के आए हैं आपका सेट नंबर 31, 31, ठीक है। और इसमें भी हमने कुछ 15 क्वेश्चंस को लिया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से आपको लाभ अवश्य हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ठीक है। और इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार, और आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है। और जैसा कि कुछ बच्चों का फोन आया मेरे पास कि सर एक्सप्लेनेशन में कमी मत करिए, क्वेश्चंस भले ही कम हो जाए, तो उसको मैं मानता भी हूं और समझता भी हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम भले एक ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लेकिन एक कोशिश करें कि वो क्वेश्चन आया तो छूटे ना। दूसरा, उस एक क्वेश्चन के माध्यम से और भी अगर क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो उनको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाए, यानी उनको भी एक्सप्लेन करने की उसी में कोशिश की जाए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ बच्चों ने फोन करके मुझे बताया, तो मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूं, ठीक है। और आप लोग भी उससे लाभ उठा रहे होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप लोग हमको बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम अलग अलग टॉपिक को भी ले रहे हैं, मिसलेनियस टॉपिक को भी ले रहे हैं, मिसलेनियस थिंकर्स को भी ले रहे हैं, और उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना है उन्हें भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, साथ में जो आए हुए और कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं और लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उनको भी मैं इस सीरीज में ले रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा? यह किसने कहा? E.M. व्हाइट, MP फॉलेट, बिनिंग एंड बिनिंग, F.J. गाउल्ट। बताइए भाई क्या होगा इसमें? आंसर होगा इसमें विनिंग एंड विनिंग। विनिंग एंड विनिंग। देखिए, विनिंग एंड विनिंग साहब ये कहते हैं कि जो हम आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, इस विषय के स्टडी का मतलब क्या है, ठीक है। इस विषय के अध्ययन का मतलब जो है वो एक तो ये है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है या लोगों को अच्छा नागरिक बनाना है, लेकिन अच्छे नागरिक के साथ साथ हमें उन व्यक्तियों में या उन नागरिकों में उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र भी उत्पन्न करना है। जो नागरिक हो उनमें जो नागरिक चरित्र हो उसकी श्रेणी क्या हो? उच्चतम हो, यानी कि हम एक अच्छे नागरिक बने और हमारी अच्छी सोच बने। यही नागरिक शास्त्र के अध्ययन का एक केंद्र बिंदु है। जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है कि हम एक गुड सिटीजन बने और हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो भी क्या हो? वो एक हायर आइडियोलॉजी वाली हो, हायर थिंकिंग वाली हो, गुड थिंकिंग वाली हो, अच्छे विचारों वाली हो, अच्छे चरित्र वाली हो, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? विनिंग एंड विनिंग का स्टेटमेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, अगला शक्ति सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और अगला है ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत बताइए भाई आंसर। वेरी गुड, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय था। दरअसल 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, ठीक है, 17वीं शताब्दी की बात करें अगर हम, तो इसमें इंग्लैंड के दो प्रसिद्ध चिंतक, दो महत्वपूर्ण चिंतक, कौन? एक तो हॉब्स और दूसरा लॉक। हॉब्स और लॉक, ठीक है। ये दो कहां के थे? ये इंग्लैंड के थे। कहां के थे? इंग्लैंड के थे। ये कब थे? 17वीं शताब्दी के सबसे जो है पॉपुलर लोगों में थे जिन्होंने इस सिद्धांत की बात किया था। दूसरा, अगर हम 18वीं शताब्दी में हम जाएं, ठीक है, 18वीं शताब्दी में जाएं तो वहीं पर फ्रांस का, कहां का? फ्रांस का एक महत्वपूर्ण चिंतक जिसका नाम है रूसो। जिसका नाम क्या है? रूसो। तो
17वीं शताब्दी में हॉब्स और लॉक जो कि इंग्लैंड के थे, 18वीं शताब्दी में रूसो जो कि फ्रांस का था। इन तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जबरदस्त वकालत की, या आप कह सकते हैं कि इनके समय में यह सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित या प्रमुख स्थान रखता था, या कह सकते हैं इस सिद्धांत की प्रधानता रही। ठीक है, इस सिद्धांत की प्रधानता रही। तो ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था? कौन सा था भाई? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक मत है। हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक मत है कि राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है। अगला, राज्य शक्ति का परिणाम है। अगला, राज्य समझौते का परिणाम है। और डी कह रहा है राज्य विकास का परिणाम है। राज्य विकास का परिणाम है। दरअसल हॉब्स, लॉक एवं रूसो दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत को नहीं मानते हैं या उनके समर्थक नहीं हैं। बेसिकली ये मानते हैं कि राज्य क्या होगा? समझौते का। राज्य क्या है? समझौते का परिणाम है। ठीक है, राज्य समझौते का परिणाम है। वास्तव में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वह यह कहता है कि राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है। राज्य दैवीय न होकर के एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है, आपसी समझौते के आधार पर किया गया है, जिसे जो है क्या माना जाता है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत माना जाता है। आंसर क्या होगा इसका भाई? सी होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है जेंग्स के नाम से, हेनरी मेन के नाम से, लॉस्की के नाम से, मोर्गन के नाम से। फिर से एक बार, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है जेंग्स के नाम से, हेनरी मेन के नाम से, लॉस्की के नाम से, मोर्गन के नाम से। ठीक है, क्या होगा आंसर भाई? आंसर होगा इसमें बी। क्या होगा? बी, हेनरी मेन के नाम से। ये जो सर हेनरी मेन हैं, सर हेनरी मेन, इन्होंने क्या दिया भाई? पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का ये समर्थन करते हैं। अच्छा, ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत है क्या? पितृसत्तात्मक सिद्धांत है क्या? थोड़ा जान लीजिए आप लोग। ये कहते हैं कि दरअसल परिवार का बृहत्तम रूप ही राज्य है। क्या कहता है? कि परिवार का बृहत्तम रूप ही राज्य है। और यह मानता है कि परिवार जो होता है, ये जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, क्या कहता है? कि जो परिवार है, परिवार में जो सबसे सीनियर या बुजुर्ग जो पुरुष व्यक्ति होता है, उसी की छत्र छाया में परिवार के सारे कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, उसी के नियम उपनियम, कानून, आदेश सब उसी के होते हैं और उसी के देख रेख में परिवार क्या होता है? आगे बढ़ता हुआ जाता है। उसी की देख रेख में आगे बढ़ता जाता है। यानी ये जो है समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह मानता है कि राज्य जो होता है वो परिवार का ही एक बृहद रूप होता है। ठीक है, किसने कहा था? यह पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। किससे जुड़ा है भाई? सर हेनरी मेन के नाम से जुड़ा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और उसके समर्थक। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स वन, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स वन से जुड़ा हुआ है, यह सही है। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर, ये भी सही है। शक्ति का सिद्धांत भी ओपेनहाइमर से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, समर्थक नहीं इसके। ये पितृसत्तात्मक मैक्लेनॉन ना, ये गलत है, ये गलत है। मात्र सत्तात्मक जेंग्स, ये सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो इसमें मैक्लेनन दे रहा है, अभी हमने आपको बताया कि वास्तव में इसके समर्थक कौन हैं? सर हेनरी मेन है। कौन है? सर हेनरी मेन है। तो ऐसे में गलत क्या होगा इसमें? इसमें
जो है ए बी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, गलत क्या होगा? पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी ये जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसके समर्थक कौन है भाई? इसके समर्थक सन हेनरी मेन है, मैकलेनॉन नहीं है। अब यहां थोड़ा सा आप जान सकते हैं, मैकलेनॉन के बारे में भी जान लीजिए आप चाहे तो, ठीक है, या जरूरत नहीं है, रहने दीजिए इसको, अभी आगे फिर से लेंगे हम एक अगले क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? ठीक है, बहुत ही सख्त कह सकते हैं, बहुत ही कड़ा कठोर ये आपका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? रूसो, दांते, मार्क्स और लॉस्की। ठीक है, किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? रूसो, दांते, मार्क्स और लॉस्की। रूसो के साथ एक समस्या थी, जिसको अच्छा बोलता था उसको अच्छा बोलता था, पर जिसको लगता था कि ये गड़बड़ है उसको बहुत बुरा भी बोलता था। जैसे हॉब्स से रूसो बहुत प्रभावित था, तो हॉब्स के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलता था, क्योंकि उसकी अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत प्रभावित था। लेकिन यह कला और विज्ञान को इस स्वरूप में देखता था, इसका मानना था कि ऐसी कला या ऐसे वैज्ञानिक विचार जो लोगों को करप्ट करते हो, जो भ्रष्ट करते हो या लोगों को नैतिक रूप से खराब करते हो, उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। वो यह मानता था कि लोगों में जो है झूठ बोलने की कला, लोगों में संपत्ति, अथाह संपत्ति या अलग प्रकार से संपत्ति अर्जित करने की कला या अन्य प्रकार से उनके अंदर कलाएं विकसित हो जाती हैं, और वैज्ञानिक तरीका उनको यह अर्जित करने में कहीं ना कहीं सहयोग करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? रूसो। ठीक है, रूसो यह मानता था कि कला और विज्ञान के विकास ने क्या किया है? मानव को भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है ना, कल हमारे साथ एक मित्र थे, तो ऐसे वो कहने लगे, उनके पास कोई फोन आया और उस फोन पर वो झूठ पे झूठ बोलते चले गए। तो अब संकोच बस हमारे से कह रहे हैं कि यार मोबाइल ने झूठ बोलना सिखा दिया, बहुत झूठ बोलना सिखा दिया। अब आप समझ गए होंगे रूसो ने क्या कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, कौन सी विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। ठीक है, हम आप जानते हैं कि दरअसल किसी भी राष्ट्र की मौलिक या मूलभूत या बेसिक विधि क्या हो सकती है? क्या हो सकती है भाई? जाहिर सी बात है ना, मौलिक विधि तो जो है वो संवैधानिक विधि ही हो सकती है ना, क्योंकि संवैधानिक विधि यानी कानून, यानी नियम, यानी उपनियम, यानी व्यवस्था। अगर संविधान के अनुसार कोई देश या राष्ट्र या राज्य चलता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर व्यवस्था होगी, वहां पर सुव्यवस्था होगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में और इस स्थिति को लाने वाला विधि कौन हो सकती है? संवैधानिक विधि हो सकती है, क्योंकि राज्य संवैधानिक विधि को बनाता है और नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वह इस विधि का पालन करें। ठीक है, इस संदर्भ में एक चिंतक है, उसका नाम है ब्राइस। क्या है? ब्राइस क्या कहता है? ब्राइस ये कहता है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। यह उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा स्वयं के लिए या अपने लिए अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? संवैधानिक विधि। कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है? क्या मानी जाती है भाई? संवैधानिक विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का? शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? हॉब्स ने, बोंदा ने, रूसो ने या फिर ऑस्टिन ने? ठीक है, यह स्टेटमेंट है किसका भाई? स्टेटमेंट है रूसो का।
किसका स्टेटमेंट है? रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो कहता है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा था इसने क्योंकि रूसो की संप्रभुता जो है वो असीमित, अदेय, अविभाज्य व कभी त्रुटि या गलती ना करने वाली होती है। जो रूसो की संप्रभुता है वो क्या है? एक तो असीमित है, वह किसी को दी नहीं जा सकती है, इसके अलावा वह विभाजित नहीं हो सकती है, और ना ही ऐसी कोई गलती करने वाली संस्था है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इच्छा हमेशा क्या होती है? क्योंकि याद रखिएगा यहां पर एक सेंटेंस से पूछा गया है, क्योंकि इच्छा हमेशा सदैव क्या होती है? इच्छा सदैव संप्रभु होती है। इच्छा सदैव संप्रभु होती है। इच्छा क्या होती है? इच्छा सदैव संप्रभु होती है। ठीक है, और चूंकि इच्छा संप्रभु होती है इसीलिए क्या होगी? इच्छा संप्रभु होती है, इसीलिए शक्ति का स्थानांतरण संभव है, लेकिन इच्छा का स्थानांतरण संभव नहीं है। क्योंकि पावर आज है, पावर कल नहीं होगी, पावर यहां है, पावर वहां नहीं है। लेकिन इच्छा, जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई नेता है, वह एक अच्छा काम करना चाहता है, आज वह सत्ता में है, कल सत्ता में नहीं रह सकता है, लेकिन क्या उसकी इच्छा में परिवर्तन हो सकता है? अगर उसकी इच्छा यह है कि हमें अपने राज्य को अच्छा राज्य बनाना है, सशक्त राज्य बनाना है, संप्रभु राज्य बनाना है, तो उसकी इच्छा में परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन भाई सत्ता रूपी शक्ति है कभी नहीं है, क्योंकि शक्ति कभी भी एक जगह पर टिककर नहीं रहती है, या किसी एक व्यक्ति के अंदर ही या किसी एक राज्य या राष्ट्र के अंदर भी निहित नहीं होती है, नहीं रह सकती है, ऐसा बेंथम ने कहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? रूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। ठीक है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, वो क्या है? जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश यानी अल्टीमेट ऑर्डर जारी करने की वैधानिक यानी लीगल पावर है, वैधानिक शक्ति है, वह क्या है? जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। आंसर क्या होगा इसका? अभी बताया भाई, विधिक संप्रभुता। ठीक है, लीगल, ऐसी सत्ता जिसके पास अल्टीमेटली आदेश करने का लीगल पावर है, वो कैसी सत्ता होगी? भाई एक डीएम आदेश जारी करता है कि भाई ये करना है, तो उसके पास कौन सी पावर है? लीगल पावर है ना। बोलिए भाई, लीगल पावर है। और वह या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी मामले में, राजनीतिक व्यक्ति किसी बारे में आदेश जारी करता है, तो वह लीगली उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, लीगली उसके पास वह पावर है, ठीक है, कि वह लीगल वे के अंतर्गत रहते हुए, वह कानून के अंतर्गत रहते हुए अंतिम आदेश जारी कर सकता है। तो कैसी सत्ता होगी ये? विधिक संप्रभुता होती है। ठीक है, विधिक संप्रभुता यानी वह कानूनन होती है। ठीक है, अब अगर इस व्यवस्था को थोड़ा और से देखा जाए तो दरअसल विधिक संप्रभुता को आप जानते हैं क्या कहते हैं? डी ज्योर। ये क्या है? डी ज्योर शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप माने जाते हैं। एक क्या है? विधिक संप्रभुता, जिसको हमने क्या नाम दिया अभी? डी ज्योर। और एक है वास्तविक संप्रभुता जिसे कहते हैं डी फैक्टो। ये दोनों जो संप्रभुताएं हैं, ये इन दोनों संप्रभुताओं में, यानी एक क्या है विधिक संप्रभुता और दूसरी क्या है वास्तविक संप्रभुता, इनमें जो राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है वह किस में होती है? डी ज्योर में होती है, यानी किस में होती है? विधिक संप्रभुता में होती है। विधिक संप्रभुता में होती है। अभी हम विधिक संप्रभुता को थियरी वाली क्लास में अलग से पढ़ाएंगे आपको, और वास्तविक संप्रभुता को भी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में बताएंगे कि दोनों संप्रभुताएं वास्तव में होती क्या हैं। ठीक है, जिसमें
आदेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? विधिक संप्रभुता के पास है। तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि वास्तव में दोनों ये हैं क्या है, पर यहां तो समय कम है इसलिए आज हम इसको एक्सप्लेन उतना नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा जहां कानून नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। क्या कहा? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं। हॉब्स ने, टी.एच. ग्रीन ने, लॉक ने, या फिर जे.एस. मिल ने, या फिर जे.एस. मिल ने, किसने कहा इस बात को? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। हॉब्स ने, टी.एच. ग्रीन ने, लॉक ने, जे.एस. मिल ने। बताइए भाई, आंसर हो जाएगा लॉक। क्या हो जाएगा? लॉक। लॉक एक बुक लिखता है, लॉक एक किताब लिखता है और काफी इंपॉर्टेंट बुक वो रही है लॉक की, ठीक है। और उसमें क्या कहता है, बुक कौन सी है वो? सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक किसकी है? लॉक की बुक है। लॉक इस किताब में क्या लिखता है? ये लिखता है कि कानून और स्वतंत्रता में पारस्परिक संबंध होता है। क्या कहता है? कानून और स्वतंत्रता में आपस में पारस्परिक संबंध होता है। ये कहता है कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव ही नहीं है, कानून के अभाव में स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। और यह आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि दरअसल कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, यानी उस पर ना तो कोई उसके खिलाफ हिंसा कर सकता है, ना कोई उसको किसी प्रकार से लालच दे सकता है, ना उसके ऊपर कोई शक्ति का इस्तेमाल करके उसको किसी तरफ मोड़ सकता है, दबा सकता है, ठीक है, या उसमें वैचारिक परिवर्तन कर सकता है, या उसकी संपत्ति का हनन कर सकता है। अगर कानून है तो ऐसा नहीं होना। जैसे भारत में मान लीजिए है कि भाई कुछ आपके मौलिक अधिकार है, मान लीजिए आपके, ठीक है, मूल संविधान में 7 लेकिन वर्तमान में 6 ही सही, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को देना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। राज्य यह कर्तव्य जो कि संवैधानिक कर्तव्य है उसका कैसे निभाएगा? कानून के माध्यम से निभाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है, ठीक है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की गई है। तो अब अगर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कोई किसी को अस्पृश्य नहीं बना सकता, अनटचेबल नहीं बना सकता, तो इट मींस कि राज्य कानून बनाएगा कि अगर कोई किसी को अनटचेबल बनाता है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी। समझ गए ना? जाहिर सी बात है। या अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो ऐसे में अगर बोलने का अधिकार कोई छीनता है तो राज्य उसके लिए कानून बनाता है कि आप उसको किस किस आधार पर रोक सकते हैं और किन किन आधारों पर नहीं रोक सकते हैं, और अगर आप फिर भी रोकते हैं तो क्या होगा? आपके खिलाफ कानून बनेगा। तो कानून और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ हैं। अगर हमने कहा हम आपको स्वतंत्र करते हैं, पर कैसे स्वतंत्र करते हैं? अगर कोई कानून ही नहीं है तो स्वतंत्रता किस बात की? ठीक है, जाहिर सी बात है कि जैसे भाई मान लीजिए जेंडर डिरेक्शन है, कहा कि लैंगिक आधार पर सभी समान हैं, तो कहने से समान हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई असमानता करता है तो क्या कानून होना चाहिए ना कि भाई जेंडर के बेस पर भी कोई किसी से भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? लॉक का। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था ये। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम है? किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आप किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़िए तो उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। जल्दबाजी में अगर रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आंसर भी उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉलमंड, ऑस्टिन, डायसी, हॉलैंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से एक बार, कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। किसका स्टेटमेंट है भाई ये? किसके अनुसार है ये? सॉलमंड, ऑस्टिन, डायसी और हॉलैंड। आंसर क्या होगा इसका? हॉलैंड। क्या होगा? हॉलैंड। हॉलैंड
क्या कहता है इसके बारे में, तो देखिएगा आप लोग। हॉलैंड ने एक बुक लिखी थी, द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये किसकी किताब बुक है, हॉलैंड की है ये, ठीक है। हॉलैंड साहब इसमें क्या कहते हैं, इसमें हॉलैंड साहब कहते हैं कि इसमें, अच्छा इस किताब में कहा गया, क्या कहा गया है इस बुक में, जो है कानून की परिभाषा के साथ ही, जो लॉ की डिफिनेशन तो दी ही गई है, लेकिन उसके साथ ही जो लॉ के मूल, जो बेसिक सोर्सेज हैं, जो कानून के मूल स्रोत हैं, उनके बारे में भी यहां पर बताया गया है, ठीक है। और इसमें यह कहता है कि कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं, ऐसे कार्य जिनको हम विभिन्न प्रकार से घर के अंदर या घर के बाहर या राज्य के अंदर, ठीक है, हम करते हैं, संपन्न करते हैं, उन कानूनों को एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता क्या करती है, लागू करती है। वो घर के अंदर भी लागू होते हैं, वह घर से बाहर के अंदर भी लागू होते हैं, नहीं वह राज्य में लागू होते हैं। प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता ही उन्हें लागू कर सकती है। मतलब नियम कानून बनाना आसान है, लेकिन उनको लागू करना उतना ही कठिन है। क्यों? अगर संप्रभु सरकार नहीं है तो। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली लाइन में ही जो ये पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, का मतलब क्या हुआ कि इस संविधान जो हमको मिल रहा है उसको एक प्रभुत्व संपन्न सरकार लागू करेगी। क्योंकि अगर प्रभुत्व संपन्न सरकार नहीं होगी तो नियम उपनियम कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। लागू करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव काम नहीं आना जाना चाहिए, ठीक है। आइए, ये हॉलैंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कानून संप्रभु का एक आदेश है। कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का एक आदेश है। संप्रभु शब्द को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संप्रभु का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसीलिए जब आप अपनी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, मैंने बताया भी आपको, ठीक है, तो उसमें जब उसमें साफ साफ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसलिए प्रभुत्व को हमेशा, संप्रभुता को हमेशा जानना होगा आपको, ठीक है, का एक आदेश है। कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? लॉस्की, ऑस्टिन, बेंथम, डाइसी। किसका है? लॉस्की, ऑस्टिन, बेंथम और डाइसी। ये स्टेटमेंट है ऑस्टिन का। किसका है भाई? ऑस्टिन का। क्या कहता है ऑस्टिन? कि कानून संप्रभु का एक आदेश है। मतलब क्या हुआ इसका? जॉन ऑस्टिन ने भी एक बुक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस। इस लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में क्या लिखता है कि सकारात्मक कानून क्या है? कानून संप्रभु का आदेश है। क्या कहता है? कानून संप्रभु का आदेश है। इन्होंने प्राकृतिक कानून और दैविक कानूनों का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है। इन्होंने दैवीय कानूनों या प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया और कहा कि वास्तव में कानून हम किसको मान सकते हैं? कानून ऐसे नियम को मान सकते हैं जिनमें कुछ विशेषताएं हो। क्या विशेषताएं हो? ये कहता है कि उसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। कहता है कि वही कानून है, कानून वही है, नियम वही है जिसकी उत्पत्ति ऐसे सोर्स से होने चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। एक बात। दूसरा क्या कहता है कि इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भाई राज्य नागरिकों को यह आदेश देता है और नागरिकों को उस आदेश का पालन करना है। तो ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति तब आएगी जब राज्य के अंदर आदेश देने की शक्ति होगी। जब राज्य के कानून आदेशात्मक होते हैं तो ही वे नागरिकों के द्वारा कहीं ना कहीं स्वीकार किए जाते हैं और नागरिक उनका पालन करते हैं। और क्या कहता है? यह प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात
इसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अगर कोई नियम उपनियम ऐसा बनाया जाता है जो सिर्फ क्या, जैसे आपका मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्य एक तरह से ऐसे कानून हैं, कह सकते हैं आप, कि जिनको मानिए या ना मानिए यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप एक सभ्य नागरिक हैं, इस देश के एक प्रभुत्व रूप में आप एक ऐसे कह सकते हैं कि आप इस एक तरह से प्रबुद्ध नागरिक हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं आप, तब तो उसको आप फॉलो करेंगे, भाई इसको करें या फिर ना करें। जैसे राष्ट्रगान कहीं बज रहा है, आप खड़े हो जाएं तो आप क्या हैं, आप एक कहे जाएंगे ना भाई कि आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप नहीं खड़े हों तो क्या आपको सजा सुना दी जाएगी? ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो ये सब व्यक्ति इसका मूल कर्तव्यों का पालन अपने अपने अनुसार पे करते हैं। लेकिन यहां पर ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है कि वास्तव में कानून यह नहीं है, कानून वह है जिसका पालन अगर न किया जाए तो आपको उसका दंड मिलना चाहिए, क्योंकि दंड के डर से ही लोग कानूनों का पालन करते हैं। तो ये क्या कहता है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में कि सकारात्मक कानून क्या होता है? कानून संप्रभु का आदेश होता है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। किसने कहा? अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, स्पेंसर या हॉब्स? स्पेंसर या हॉब्स। अभी इससे पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने हॉब्स का जिक्र किया था। ठीक है, तो यहां भी ऐसा क्या हो जाएगा आपका? हॉब्स। क्योंकि हॉब्स आप जानते हैं प्राकृतिक कानूनों की भी वकालत करता है। अगर वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर की बात करता है तो उस सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत वह प्राकृतिक कानूनों की बात भी करता है। और उसमें वो क्या कहता है? ये कहता है कौन? हॉब्स क्या कहता है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के जो कानून हैं वे बुद्धि द्वारा खोजे गए प्रत्यादेश हैं। यानी ऐसी खोज है प्रकृति की जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल किया है, इंटेलेक्चुअलिटी का इस्तेमाल किया। किसने? नेचर ने, प्रकृति ने। ये कहते हैं कि ये ऐसे आदेश हैं जिसको प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाना चाहिए। जिसमें क्या था? अपने जीवन की सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता, आपके जीवन की सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता और आपकी संपत्ति की सुरक्षा, यह प्राकृतिक कानून में आती है। ठीक है, हॉब्स क्या मानता है? हॉब्स मानता है कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी, जब राज्य की संकल्पना नहीं थी उस अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। जैसा मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जीवन का जो अधिकार है वह प्राकृतिक अधिकार भी मानता है, या प्राकृतिक नियम कानून या प्राकृतिक अवस्था की जो कानून है वह भी मानते हैं। यानी हर व्यक्ति को हर प्राणी को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है। ठीक है, क्या कहता है? अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। देखिए जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सब बातें तार्किक हैं और यह बातें प्राकृतिक हैं। इसी की वकालत हॉब्स करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक कानून उसका आदेश है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन की थीम को समझना। क्या कह रहा है? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यानी ये मानता है कि कानून वही है जिसमें दूसरों को आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और यही अभी हमने आपको हॉब्स के किस स्टेटमेंट में, हॉब्स के किसमें जो है ऑस्टिन के लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने आपको समझाया। ठीक है, क्या समझाया? कि दरअसल कानून ही वही है जिसमें कहीं ना कहीं आदेश देने की शक्ति होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है।
किसका? हॉब्स का। किसका स्टेटमेंट है? हॉब्स का। विकल्प आपके सामने क्या है भाई? हॉब्स, लॉक, रूसो और बोंदा। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ठीक है, क्या कहता है हॉब्स? हॉब्स कहता है कि वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। अगर संप्रभुता का आदेश, जैसे मैंने कहा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संस्था होगी, राज्य होगा, जब वह कोई आदेश जारी करेगा तो उस आदेश को उसको लागू करने का भी अधिकार है, और उसके लागू करने में अगर उसको बल का प्रयोग करना पड़े तो भी वह प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जिसको बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। यह कहता है कि प्राकृतिक कानून, अभी मैंने बताया था आपको, विवेक का कानून है, तर्क का कानून है। ठीक है, उसमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका केवल अलंकारिक महत्व है, जिसका केवल अलंकारिक महत्व है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हॉब्स ऐसा कहता है कि अगर आपके उस जिसमें बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया गया है और वह केवल देखने के लिए है तो ऐसा नहीं है। लेकिन वह यह भी कहता है कि दरअसल अगर कोई कानून राज्य बनाता है, भाई प्राकृतिक कानून बन गया, उसको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आप उससे जैसे भाई आप कुछ करते हैं ना, कहते भाई ये कुछ गलत हो रहा है, तो आप जब कुछ गलत हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो कभी कभी आपके अंदर से आवाज आती है कि भाई देखो, इसका दंड प्रकृति देगी, इसका दंड ईश्वर देगा। अब दे तो रहा नहीं है, दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, आप उसको स्वीकार भी करते हैं, उसको स्वीकार नहीं भी करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाई नहीं, ठीक है, कुछ लोग मानते हैं ना भाई कि हम गलत कर रहे हैं तो हमको दंड मिलेगा। कुछ लोग क्या मानते हैं, जिसका लेना कभी नहीं देना, क्या फिर जग में आना है। तो वे क्या कहते हैं, ना ना भैया देखो, सुधार पैसे लिए हो तो दे दो, नहीं तो आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा या आपको दंड चुकाना पड़ेगा। किसी गरीब को दबाओगे तो आपको नेचर दबाएगी, प्रकृति दबाएगी, भगवान दंड देगा। तो ये अगर आप ये मानते हो नेचर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके नियम कानून बनाती है, तब तो आप इससे डरेंगे। लेकिन वहीं पर राज्य क्या कहेगा? अगर वही व्यक्ति जिसने पैसा लिया है, जिसने पैसा दिया है और जिसने लिया है, अगर पैसा देने वाला जा करके पुलिस थाने में कंप्लेन कर दे, शिकायत कर दे कि भाई इसने पैसा ले लिया, हमारा दे नहीं रहा है, तो अब यहां राज्य ने कुछ कानून बनाया होगा ना कि अगर आपने किसी से पैसा ले लिया है, उसके पास प्रूफ है और आप दे नहीं रहे हैं, तो राज्य आपको दंड देगा। क्या कहता है हॉब्स यहां पर कि नागरिक कानून का मूल तत्व यह है, नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित होता है। उसमें आदेश है, उसमें बल प्रयोग है कि अगर आप इसको नहीं मानोगे तो प्रत्यक्षता आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको दंड मिलेगा। ठीक है, हॉब्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या फिर जनसंख्या? कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या फिर जनसंख्या? क्या होगा भाई आंसर? आंसर हो जाएगा प्रभुसत्ता। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल राज्य की जो आधुनिक अवधारणा है, उस आधुनिक अवधारणा में राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठनों से अलग करने वाले तत्व के रूप में प्रभुसत्ता को स्वीकार किया गया है। क्योंकि अन्य संगठन जितने भी होते हैं, हम अन्य संगठनों में हम केवल मानवीय संगठन की बात करते हैं, ठीक है, जितने भी अन्य मानवीय संगठन होते हैं उनके पास राज्य जैसी किसी भी प्रभुसत्ता का अभाव होता है, या कह सकते हैं कि राज्य जैसी किसी संस्था का अभाव होता है। और अगर प्रभुसत्ता यानी अगर राज्य ही नहीं है, ठीक है ना, अगर राज्य ही नहीं है तो अगर राज्य ही नहीं है तो फिर अलग करने की बात कहां से आएगी? कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों में से अलग करता है? प्रभुसत्ता यानी राज्य, प्रभुसत्ता यानी राज्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहां पर आंसर?
सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुल 15 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू।